ड्रामे की स्टार्टिंग में सू फैमिली अपनी अडॉप्टेड बेटी को युआन के पास भेज देती है ताकि उन दोनों की शादी हो जाए। युआन को पहले से ही पता होता है कि शाओ भी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो इस शादी के लिए मना नहीं करता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है कि मैं कल तुम्हारी शिफ्ट कर दूंगी, मुझे अभी ऑर्डर डिलीवर करने जाना है और जियान को भी उसे खर्चे के पैसे देना है। फई कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि आज रात इस बार में सबसे अमीर लोग आते हैं, बस किसी एक का सपोर्ट मिल गया ना तो पूरी जिंदगी बन जाएगी, फिर ये डिलीवरी का काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना कि तुम्हारा नाम फई है। तब शाओ कहती है कि मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जिस पर फई उससे कहती है कि जो बोला है वही करो, तुम सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटी हो, जरा अकड़ दिखाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। थोड़ी देर बाद शाओ को नशा सा होने लगता है। दोस्त युआन भी नशे में होता है। वो शाओ को रिंग देकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तब शाओ उसे अपना नाम फई बता देती है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन सुबह दोनों को एक दूसरे का फेस बिल्कुल भी याद नहीं रहता। युआन को तो सिर्फ इतना पता होता है कि जिस लड़की के पास उनकी फैमिली की रिंग है वही उसकी होने वाली वाइफ होगी। दूसरा शाओ का बॉयफ्रेंड हुआंग से कहता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपकी जगह फंसा दूंगा तो आप मुझे मैनेजर बना देंगी। हुआन कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भी दूंगी। तभी शाओ अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए देख लेती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई छोड़ दी, रोज डिलीवरी करके मैं तुम्हारी फीस और पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। 16 साल की उम्र से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे अब जेल भेजना चाहते हो। जान कहता है कि डिलीवरी करके तुम मुझे और क्या ही दे सकती हो, लेकिन हुआंग तुमसे अलग है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ग्रेजुएशन के बाद वो मुझे सीधा मैनेजर बना देगी। तभी जियान शाओ की नेक पर बाइट की निशान देख लेता है। वो कहता है कि मैं तो सोचता था कि तुम कितनी सीधी हो, लेकिन तुम तो कितनी बेशर्म निकली। तभी पुलिस कार का नंबर प्लेट बताकर उसके ओनर का नाम पूछती है क्योंकि उस पर हिट एंड रन का केस था। जियान कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी ने एक्सीडेंट किया था, आप इसे ले जाइए। तब शाओ रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से उसकी रिंग वहीं गिर जाती है। इसके बाद फई सोचती है कि शाओ अभी तक घर पर क्यों नहीं आई, कहीं वो किसी अमीर लड़के के साथ भाग तो नहीं गई। तभी उसे वहाँ एक रिंग पड़ी हुई मिलती है। तभी शू का सेक्रेटरी उसे कहता है कि आप मिस फई हो ना, आपके हाथ की रिंग शू फैमिली की रिंग है, इस रिंग की ओनर ही मिस्टर युआन की वाइफ होगी। तब फई झूठ बोल के खुद को वही लड़की बता देती है। युआन कहता है कि कल रात जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। दूसरी जेल में शाओ से अचानक एक आदमी और औरत मिलने आते हैं। वो शाओ से कहते हैं कि हम ही तुम्हारे असली मॉम डैड हैं, हमारी फैमिली बिजनेस बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, शू फैमिली के साथ हमारी पहले से ही मैरिज अलायंस है और हम चाहते हैं कि तुम उस अलायंस के लिए शादी करो। शाओ समझ जाती है कि उसके असली पेरेंट भी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन जब वो उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और जेल में बच्चा पैदा करना ठीक नहीं होगा, तब वो मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देती है। प्रेजेंट में युआन शाओ से प्रिंटर एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वैसे भी मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। युआन उससे कहता है कि मुझे काम के लिए 6 साल तक अब्रॉड जाना होगा, ये लो 10 लाख रुपए, फिलहाल इन्हें ही यूज कर लेना। इसी तरह साल बीतते जाते हैं और शाओ को एक बेटी भी हो जाती है। वो गोल्डन टर्न अवार्ड जीतने वाली सबसे यंगेस्ट विनर बन जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को जन्म से ही लुकीमिया है। डॉक्टर से बताते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए जल्दी मैचिंग सर्जरी करवानी होगी, इसलिए उसके बायोलॉजिकल फादर का मिलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन शाओ टेंशन में होती है क्योंकि उसे बेटी के असली बाप के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी उसके पास टीचर का फोन आता है। वो घबराकर बताती हैं कि तुम्हारी बेटी का स्कूल में दूसरे बच्चे से झगड़ा हो गया है और उसे चोट भी लग गई है। ये सुनते ही शाओ बिना देर किए तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़ती है। दुस्तर युआन शादी के पूरे 6 साल बाद ग्रैंडपा से मिलने आता है। उसके ग्रैंडपा उस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई अपनी वाइफ और बच्चे को इतने सालों तक अकेला छोड़कर जाता है। शू कहता है कि मैं सिर्फ काम के सिलसिले में गया था, लेकिन ग्रैंडपा उसकी एक भी बात नहीं मानते। वो उससे कहते हैं कि इतने सालों में मैंने अपनी बहू और पोती का चेहरा तक नहीं देखा, इसलिए आज तुम मेरे बर्थडे पर उन दोनों को लेकर आओगे, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तब युआन बिना कुछ कहे ग्रैंडपा के बात मान लेता है, लेकिन तभी उसे फई का फोन आता है कि शीन को स्कूल में बुली किया गया है, जल्दी से आ जाओ। फिर स्कूल में फई बहुत गुस्से में होती है और शाओ को डांटते हुए अपने बेटे का साइड लेती
देती है। वो अपने हस्बैंड की बड़ी पोस्ट का नाम लेकर धमकी भी देती है कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो सबको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तब स्वीटी अपनी मॉम को बताती है कि शीन ने उसे बिना बाप का बच्चा कहा था। शाओफई से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारा है, आज उसे माफी मांगनी होगी। तब शीन सीधा मना कर देता है। फई भी अपने बेटे का साइड लेती है और कहती है कि जब गलती हुई ही नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे। तभी स्वीटी अपने सर में दर्द होने की शिकायत करती है। शाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है, लेकिन फई उन्हें रोक देती है और कहती है कि बिना बात क्लियर किए कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तब शाओ टीचर को स्वीटी को हॉस्पिटल जाने के लिए भेज देती है। तभी वहाँ युआन भी आ जाता है। फई उसे शाओ की शिकायत करने लगती है और उसे सबक सिखाने के लिए बोलती है। युआन शाओ को देखकर हैरान रह जाता है और उसे सबसे पहले स्वीटी के बारे में पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। शाओ बताती है कि स्वीटी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तब शू शिन को समझाता है कि चाहे गलती किसी की भी हो, किसी भी क्लासमेट पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब जल्दी से उनसे माफी मांगो। ये सुनते ही शिन मजबूरी में शाओ से माफी मांग लेता है। इसके बाद शाओ युआन से कहती है कि अब जब तुम वापस आ गए हो तो क्यों ना आज ही डिवोर्स ले लिया जाए, ताकि आगे ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन दोबारा ना आए। तब युआन उससे कहता है कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, वो तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। डिवोर्स के बाद हम पार्टी के बात कर लेंगे। ये सुनकर फई भी उससे बोलती है कि मैं और शीन भी ग्रैंडपा के बर्थडे पर आना चाहते हैं। तब युआन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक मेरा और शाओ का डिवोर्स नहीं हो जाता मैं तुम्हें घर पर नहीं ले जा सकता। इसके बाद शाओ रेडी होकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है। युआन उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लाई, ग्रैंडपा उससे मिलना चाहते थे। शाओ कहती है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी वो हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है। तब युआन उससे कहता है कि भले ही हम सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ग्रैंडपा के सामने हमें थोड़ी नेचुरल एक्टिंग करनी होगी। फिर शाओ ग्रैंडपा से मिलती है। हंसी मजाक का सिलसिला चलता है। शाओ भी प्रॉमिस करती है कि अब से वो स्वीटी को बार बार ग्रैंडपा से मिलवाने लाएगी। ग्रैंडपा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि शाओ के लिए वो एक जॉब अरेंज करेंगे, ताकि युआन और वो साथ में ऑफिस आते जाते रहें और उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो जाए। लेकिन तभी युआन की बहन शाओ को इंसल्ट करते हुए कहती है कि एक सिंपल हाउसवाइफ उसके भाई के लायक है ही नहीं, मेरा भाई तो सिर्फ ट्रांसलेशन वेंडी से मिलने आया है। तब फई युआन से कहती है कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन याओ ने खुद मुझे इनवाइट किया था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। फिर सब लोग रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, जहाँ मेन्यू कार्ड जर्मन लैंग्वेज में होता है। सबको लगता है कि शाओ कुछ भी नहीं समझेगी, लेकिन वो बिना किसी दिक्कत के जर्मन में बोलने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ग्रैंडपा भी उसकी तारीफ करते हैं। फिर बात अगले हफ्ते होने वाली ग्लोबल ट्रांसलेशन कॉन्फ्रेंस की होती है। ग्रैंडपा युआन से कहते हैं कि इस बार कॉन्फ्रेंस में ट्रांसलेटर बनकर शाओ भी तुम्हारे साथ जाएगी। ये सुनते ही बाकी लोग जल जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस 4 साल में एक बार होता है और शाओ जैसी घर संभालने वाली औरत इसके लायक नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा किसी की भी नहीं सुनते। वो फाइनल डिसीजन सुना देते हैं कि कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ शाओ ही जाएगी। घर पर स्वीटी अपनी मॉम से कहती है कि स्कूल में सब बच्चों के डैड हैं, सिर्फ मेरी डैड क्यों नहीं है। दूसरे बच्चे मुझे बिना डैडी वाली लड़की बोलकर चिढ़ाते हैं। तब शाओ से गले लगाकर समझाती है कि उसके डैडी हैं, वो बस हमसे थोड़ा दूर चले गए हैं। फिर वो उसे एक पेंडेंट दिखाकर बोलती है कि ये तुम्हारे डैड की निशानी है, एक दिन इसी पेंडेंट की वजह से तुम अपने डैड से जरूर मिलोगी। फिर थोड़ी देर बाद शाओ अपने सीनियर से बात करती है। सीनियर से बताता है कि युआन चाइना वापस लौट आया है और लगातार उसके आदमी वेंडी नाम की ट्रांसलेटर को ढूंढ रहे हैं। हर दिन वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, इससे मैं भी परेशान हो चुका हूँ। ये सब तुम दोनों की उस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी की वजह से हुआ है, वरना मैं कब का उसे तुम्हारे बारे में बता चुका होता। शाओ कहती है कि प्लीज थोड़ा और टाइम मेरी सच्चाई छुपा कर रखिए। सीना कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस में मेरी जगह तुम जाओगी। स्वीटी की ल्यूकेमिया की वजह से तुमने अपना ट्रांसलेशन करियर भी छोड़ दिया था और इतने सालों से तुम उसका ख्याल रख रही हो। उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना, ये चांस बार बार नहीं मिलता। तब शाओ कहती है कि ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। तब शू से मैसेज करता है कि स्वीटी को भी अपने साथ ले आना, मैं उसके लिए वीआईपी लॉन्च अरेंज करवा दूंगा। शाओ कहती है कि सच में युआन कितना थॉटफुल है, अगर वही स्वीटी का डैड निकले तो कितना अच्छा होगा। कॉन्फ्रेंस वाले दिन शाओ वीआईपी रूम का रास्ता पूछ रही होती है। तभी जियान उसे देखकर बोलता है, तो तुम जैसी जेल जा चुकी औरत भी वीआईपी लॉन्च तक पहुंचने लगी है। शाओ कहती है कि मेरे पास ऑफिशियली वर्क पास है, तुमसे बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं। तब जियान कहता है कि जरूर तुमने ये पास किसी आदमी को फंसा के हासिल किया होगा। फिर वो सब लोगों से कहता है कि औरत हिट एंड रन के केस में जेल जा चुकी थी, अब किसी और का
वर्क पास लेकर कॉन्फ्रेंस में घुसना चाहती है। जब वो जबरदस्ती शाओ को खींचने लगता है तब स्वीटी अपनी मॉम को बचाने के लिए उसके हाथ पे काट लेती है, जिस पर जियान उसे धक्का दे देता है। तब शाओ उसे थप्पड़ मार देती है। तब जियान भी उसे पलटकर थप्पड़ मार देता है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। दूसरा सेक्रेटरी युआन से शाओ की तारीफें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से तो मिस शाओ ही आपके लिए सबसे सही पार्टनर है। फई का दिमाग लेवल तो इंटर्न जितना भी नहीं है, जबकि मिस शाओ सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड है। तब युआन उसे बताता है कि 6 साल पहले किसी ने मुझे ड्रग दिया था। उस वक्त फई ने मेरी जान बचाई थी। चाहे मैं उससे प्यार करूं या ना करूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। शो फैमिली का पेंडेंट भी मैंने उसी को दिया था। इसी वजह से शो फैमिली की बहू सिर्फ वही बन सकती है। तब असिस्टेंट कहता है कि मीटिंग का वक्त हो गया है, अब हमें वहाँ चलना चाहिए। इसके बाद स्वीटी अपनी मॉम की चोट को देखकर रोने लगती है और लोगों से उसे बचाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन जियान शाओ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। शाओ घबराकर स्वीटी से कहती है कि जल्दी जाओ और अपने डैडी को ढूंढो। कुछ देर बाद स्वीटी की मुलाकात युआन से होती है और वो उसके गले में बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट देख लेती है। फिर वो उसे अपना डैडी कहकर बुलाने लगती है। युआन का सेक्रेटरी कहता है कि शायद तुम गलत समझ रही हो, लेकिन स्वीटी कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि डैडी ने ही मुझे ये पेंडेंट दिया था और युआन के पास भी वही पेंडेंट है। तब पेंडेंट देखकर युआन हैरान हो जाता है। फिर वो स्वीटी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। स्वीटी कहती है कि कुछ बुरे लोग मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं और वो युआन को साथ चलने को कहती है। उधर जियान शाओ को धमकाना शुरू कर देता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी युआन उस गेट को तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन जियान ने शाओ को बंद करके कबर्ड में छुपा दिया था। तब युआन उसे धक्का देकर कबर्ड खोलने लगता है। तभी फई आकर उससे कहती है कि मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम जल्दी यहाँ से चलो। लेकिन फिर भी युआन कबर्ड खोल देता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता, जिससे गुस्से में आकर वो जियान को पकड़ने का ऑर्डर देता है। जियान फई से कहता है कि मुझे बचाओ। वो कहता है कि उसने वही किया जो फई ने उससे कहा था। फई कहती है कि बकवास कर रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। तब युआन फई से कहता है कि 4 साल पहले मैंने तुम्हें जो पेंडेंट दिया था वो कहाँ है। फई पहले अनजान बनने की कोशिश करती है, फिर वो कहती है कि उसे सब याद है। युआन उससे पेंडेंट दिखाने को कहता है। तब फई कहती है कि मैं पेंडेंट नहीं लाई हूँ, मैंने उसे घर पर रखा है ताकि वो टूट न जाए। ये देखकर युआन को उसकी बातों पर शक होने लगता है। तभी वो देखता है कि स्वीटी वहाँ से गायब हो गई है। दूसरी स्वीटी अपनी मॉम को पुकारते हुए इधर उधर ढूंढती है। आखिरकार शाओ अपनी बेटी से मिलने आ जाती है। शाओ से कहती है कि वार्डरोब के अंदर एक सीक्रेट डोर था, वो उसी रास्ते से बचकर बाहर आई है। उधर असिस्टेंट युआन को बताता है कि वो बच्ची कहीं नहीं मिली। तब युआन को अपने कोट पर उस बच्ची का बाल दिख जाता है। वो फैसला करता है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही सच सामने आएगा। तब असिस्टेंट उसे मीटिंग की याद दिलाता है, लेकिन युआन कहता है कि अभी सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर डीएनए टेस्ट करवाना है। इसके बाद स्वीटी की तबीयत भी बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, जो शाओ के लिए अरेंज करना बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है और उससे कंफर्म हो जाता है कि स्वीटी सच में युआन की अपनी बेटी है। लेकिन वो ये बात किसी से भी शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर फई को सच का पता चल गया तो माँ बेटी के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए अपने आदमी को फई पर सीक्रेटली नजर रखने का ऑर्डर दे देता है। उधर पैसों के लिए परेशान शाओ अपने दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन हर कोई किसी न किसी वजह से उसे मना कर देता है। आखिर में मजबूर होकर वो युआन से पैसे मांगती है और बताती है कि उसकी 5 साल की बेटी को लुकीमिया है और ऑपरेशन के लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। तब युआन बिना कोई सवाल किए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने असिस्टेंट को उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही फई को इस बारे में पता चलता है तो गुस्से में आ जाती है और ऑर्डर देती है कि ट्रांसफर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ताकि शाओ को एक पैसा भी ना मिल सके। हॉस्पिटल में डॉक्टर शाओ को याद दिलाते हैं कि ऑपरेशन की फीस जल्दी जमा करनी होगी, तभी सर्जरी हो पाएगी। शाओ एक बार फिर से युआन को दोबारा फोन करने का सोचती है, लेकिन फिर वो खुद ही रुक जाती है। उसे लगता है कि उनका डिवोर्स होने वाला है, इसलिए युआन पर उसकी मदद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो फैसला करती है कि मुझे पैसों का कोई और इंतजाम करना होगा। इसके बाद ग्रैंडपा युआन से डीएनए रिपोर्ट छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि युआन ने छुपकर बाहर किसी और से बेटी कर ली है, लेकिन युआन उन्हें समझाता है कि उसकी और शाओ की शादी सिर्फ एक अग्रीमेंट थी और उसकी बेटी
बेटी मेरी नहीं है। आपके पास जो रिपोर्ट है वही मेरी असली बेटी है। मैं पहले अपनी असली बेटी और 6 साल पहले वाली उस औरत को ढूंढूंगा और उसके बाद शाओ के साथ अपने सारे रिश्तों को खत्म कर दूंगा। तब ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं। चाहे तुम्हें अपनी असली बेटी क्यों ना मिल जाए, फिर भी शाओ और उसकी बेटी को कभी इग्नोर मत करना। मुझे वो दोनों बहुत पसंद है। युआन कहता है कि लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी काम मेरी बेटी को ढूंढना है। मुझे बस इतना पता है कि उसके पास मेरे जैसा ही एक पेंडेंट है। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि उस पेंडेंट के अंदर तो एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। ट्रैकर एक्टिवेट होते ही दूसरे पेंडेंट की लोकेशन तुम्हें मिल जाएगी और उसके जरिए तुम अपनी बेटी तक भी पहुंच सकोगे। हालांकि सिस्टम को एक्टिवेट होने में एक दिन का टाइम लगेगा। तब युआन कहता है तो मैं कल ही अपनी बेटी को ढूंढ दूंगा। दुस्तर शाओ अपनी बीमार बेटी को तसल्ली देती है कि वो उसका इलाज जरूर करवाएगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास जो पेंडेंट था वो उस आदमी की आखिरी निशानी थी, लेकिन मजबूरी में पैसे जमा करने के लिए वो उसे बेचने का प्लान बनाती है। फिर नेक्स्ट दिन वो मार्केट में पेंडेंट को बेचने आ जाती है। दुकान का मालिक पेंडेंट देखते ही समझ जाता है कि ये बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन जानबूझकर वो उसकी असली कीमत छुपा लेता है और पहले 70,000 रुपए का ऑफर देता है और कहता है कि बाहर तो इससे भी कम पैसे मिलेंगे। शाओ अपनी बेटी के ऑपरेशन और उसके फ्यूचर का हवाला देकर थोड़ी और रकम बढ़ाने को बोलती है। तब दुकान वाला उसकी मजबूरी देखकर नहीं बल्कि उसकी अनजान होने का फायदा उठाते हुए सिर्फ 10,000 रुपए ही बढ़ा देता है। आखिर में शाओ मजबूरी में 80,000 में पेंडेंट बेच देती है और दुकान वाला अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि उसने इतना कीमती पेंडेंट बहुत सस्ते में ले लिया। थोड़ी देर बाद युआन भी उसी मार्केट में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर उस पेंडेंट पर पड़ती है। उसका असिस्टेंट तो उससे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो आपका ही पेंडेंट है। तब युआन दुकान वाले से सख्ती से पूछता है कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। पहले दुकान वाला बात घुमाता है, लेकिन जब उसे युआन की आइडेंटिटी पता चलती है तो सब कुछ सच बता देता है कि एक खूबसूरत लड़की से अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए बेच कर गई थी। युआन उससे पूछता है कि ये पेंडेंट तुमने कितने में खरीदा था। तब दुकान वाला बताता है कि उसने सिर्फ 80,000 रुपए दिए थे। तब सेक्रेटरी गुस्से में कहता है कि ये शू फैमिली की अनमोल विरासत थी जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। फिर युआन उससे शाओ का पता पूछता है। तब दुकान वाला कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसकी बेटी बीजिंग के ट्रांसलेट प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है और बड़ी होकर ट्रांसलेटर बनना चाहती है। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि ये तो वही स्कूल है जहाँ शीन भी पढ़ने जाता है। फिर घर पहुंचकर शीन युआन से कहता है कि अगले हफ्ते स्कूल में पेरेंट मीटिंग होने वाली है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। युआन उसे वादा करता है कि मीटिंग में जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। वो सोचता है कि शायद इसी मीटिंग में उसकी मुलाकात अपनी बेटी से भी हो सकती है। जहाँ वो जल्दी से स्कूल में आ जाता है और स्वीटी को देखकर उसे उसका नाम पूछता है। जब उसे पता चलता है कि स्वीटी का नाम टियान है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये नाम शाओ की बेटी स्वीटी के नाम से मिलता है। युआन पूछता है कि पिछले बार तो तुमने मुझे डैडी कहा था और अब तुम मुझे अंकल क्यों कह रही हो। टियान बताती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि डैडी की अपनी जिंदगी है, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर युआन को बहुत ही दुख होता है। उससे कहता है कि आज से तुम मुझे डैडी बुला सकती हो। फिर वो उसके साथ खेलता है और उसकी मॉम के बारे में पूछता है। टियान कहती है कि वो भी रास्ते में है। फिर वो उन्हें अपनी अवार्ड वाली फोटो दिखाती है, लेकिन उसमें शाओ का चेहरा साफ नजर नहीं आता। युआन उससे दूसरी फोटो मांगता है, लेकिन टियान कहती है कि उसके पास दूसरी फोटो नहीं है, उसकी मॉम बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। इसी बीच युआन को फई का कॉल आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुमने शिन से प्रॉमिस किया था कि तुम उसके साथ मीटिंग में आओगे। तब मजबूरी में युआन टियान से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो उसे स्मार्टफोन देकर कहता है कि तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो। थोड़ी देर बाद शाओ भी स्कूल में पहुंच जाती है और टियान से माफी मांगती है कि वो लेट हो गई। तब टियान खुशी से उसे बताती है कि आज उसकी मुलाकात डैडी से हुई थी। वो बताती है कि डैडी बहुत ही हैंडसम थे, वो उसके साथ खेले और उसे बहुत प्यार से मिले। शाओ को लगता है कि शायद टियान सिर्फ किसी अनजान आदमी को डैडी समझ बैठी है और वो उसे समझा देती है कि दोबारा ऐसा ना करे। फिर इसके बाद पेरेंट मीटिंग शुरू हो जाती है। टियान स्टेज पर आकर अपनी मॉम के बारे में स्पीच देती है। वो बताती है कि मेरी मॉम बहुत मेहनती और प्यारी है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरी मॉम ही मेरा पूरा ध्यान रखती है। बचपन से मैं सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही पली बड़ी हूँ और मेरे पास कोई डैडी नहीं थे, इसलिए मेरी मॉम ही मेरी सुपर हीरो बन गई। फिर वो अपनी मॉम को स्टेज पर बुलाती है। युआन उसे देखने ही वाला होता है कि तभी उसे कॉल आ जाता है और वो उसे
अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। जब तक वो वापस आता है तब तक पेरेंट मीटिंग खत्म हो जाती है, जिससे वो अपसेट होकर घर पर आ जाता है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अगर एक दिन तुम्हें तुम्हारी बेटी और उसकी मॉम मिल गई तो तुम शाओ और स्वीटी के साथ क्या करोगे। युआन कहता है कि शाओ पहले से ही डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन बात टलती रही। मुझसे 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए अब मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। फिर वो शाओ से कहता है कि क्या तुम सच में डिवोर्स के लिए रेडी हो। शाओ कहती है कि ये फैसला तो पहले ही तय हो चुका था और अब जल्दी से डिवोर्स हो जाना ही बेहतर है। युआन को लगता है कि बिना किसी गलती के शाओ तलाशशुदा कहलाएगी, इसलिए वो शाओ को अपने ऑफिस में एक जॉब ऑफर करता है। शाओ को भी लगता है कि स्वीटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो भी इस जॉब के लिए मान जाती है। अगले दिन शाओ युआन की कंपनी को ज्वाइन करती है। कुछ ही देर बाद फई शाओ के पास बहुत सारी फाइलें पहुंचा देती है और कहती है कि आज ही उनका ट्रांसलेशन पूरा होना चाहिए। शाओ बिना किसी शिकायत के पूरा काम करने लगती है। रात के 2 बजे भी शाओ ऑफिस में काम करती रहती है। युआन को पता चलता है कि उसे इतना सारा काम फई ने दिया था। ऑफिस से निकलते वक्त वो शाओ को घर छोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तब आखिरकार शाओ भी उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट दिन फई शाओ को थप्पड़ मारती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा युआन के करीब आने की कोशिश की तो उसका चेहरा बिगाड़ देगी, जिससे शाओ अकेले रूम में जाकर रोने लगती है। तभी युआन भी उसे देख लेता है। वो उसके फेस पर रेडनेस देखकर कहता है कि ये फई ने किया है ना, चोट इतनी गहरी है, अगर इस पर मेडिसिन नहीं लगाई गई तो इससे सूजन बढ़ जाएगी। फिर उससे कहता है कि तुम क्या बच्ची हो, लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया और तुम रो रही हो। शाओ कहती है कि वो मेरी बॉस है, मैं उससे भला कैसे उलझ सकती हूँ, अगर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा। युआन कहता है कि तुम्हारी जॉब कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ खुद लाया हूँ। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग बनो कि सामने वाला तुमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचे। शाओ कहती है पर ये कैसे होगा। युआन कहता है कि अगले हफ्ते ग्लोबल ट्रांसलेशन कंपटीशन होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें हिस्सा लो। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है जिसे तुम ट्रांसलेशन की दुनिया में अपनी पहचान बना सकती हो। उसकी बातें सुनकर शाओ को अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो कहती है कि कभी मैं वेंडी हुआ करती थी। युआन सही कहता है कि अगर मुझे अपनी हिफाजत करनी है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। इसके बाद कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। इसी बीच दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कंट्री एम ने भी इस बार अपना फेमस जीनियस ट्रांसलर एलन को भेजा है। फई उससे हाथ मिलाने लगती है, बट वो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे चाइना हमेशा सेकंड नंबर पर ही आता है, जब तुम जीत जाओगे तब मुझसे बात करना। फिर ग्लोबल ट्रांसलेशन कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। पहले राउंड के लिए फई और एलन को स्टेज पर बुलाया जाता है। क्वेश्चन था कि पर्सनल लैंग्वेज को ग्रिप में ट्रांसलेट करना। एलन बिना टाइम वेस्ट किए लिखना शुरू कर देता है, लेकिन फई बिल्कुल चुप बैठी रहती है। लोग उसे देखकर बोलते हैं कि लिख क्यों नहीं रही, क्या इसे आंसर देना नहीं आता। एक आदमी युआन से कहता है कि तुम्हारे ट्रांसलेटर को तो कुछ भी नहीं आता, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, कम से कम तुम्हारी इज्जत ही बच जाएगी। तब फई इशारा करके युआन से हेल्प मांगती है। वो आदमी युआन से कहता है कि अगर फई ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है तो तुमको ही चाइना की तरफ से पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तब दूसरे लोग बोलते हैं कि लेकिन युआन तो देश की स्पोक पर्सन है, अगर वो ट्रांसलेटर बन गए तो चाइना की इमेज का क्या होगा। तभी शाओ कहती है कि मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ, जिस पर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। युआन उससे कहता है कि अच्छी तरह सोच लो, ये कोई गेम नहीं है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। तब शाओ कहती है कि हाँ मुझे खुद पर भरोसा है, तुमने तो कहा था ना कि स्ट्रॉन्ग बनना है तो खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। ये सुनकर युआन अनाउंस करता है कि फई कंपटीशन में बाहर होती है और उसकी जगह शाओ पार्टिसिपेट करेगी। फिर मैच शुरू हो जाता है। वो इतनी स्पीड से लिखती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। कोई कहता है कि ये बस कॉन्फिडेंस दिखाने की एक्टिंग कर रही है, पता नहीं सही से लिख भी रही है या नहीं। थोड़ी देर बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है। होस्ट कहती है कि अब स्क्रीन पर विनर का अनाउंस किया जाएगा। इस साल के ग्लोबल ट्रांसलेशन कंपटीशन की चैंपियन चाइना की शाओ है। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। एलन गुस्से में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक जूनियर ट्रांसलेटर मुझे कैसे हरा सकती है, शायद इसकी आज किस्मत अच्छी थी। शाओ मुस्कुराकर कहती है कि कभी कभी किस्मत भी इंसान की ताकत का हिस्सा होती है। इसके बाद शाओ को ट्रॉफी दी जाती है। युआन जमकर उसकी तारीफ करता है।
तभी वहाँ मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि शाओ का ट्रांसलेशन करने का तरीका फेमस तातनेसर वेंडी से मिलता जुलता है। तभी कोई उससे सीधा पूछ लेता है कि कहीं आप ही तो वेंडी नहीं है, लेकिन फई तुरंत उसकी बात काट देती है। वो शाओ को नीचे दिखाते हुए कहती है कि ये तो सिर्फ एक जूनियर ट्रांसलेटर है और एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, इतनी बड़ी ट्रांसलेटर वेंडी ये कभी नहीं हो सकती। तो शाओ उससे कहती है कि मैं कौन हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फई उस पर आरोप लगाती है कि वो जानबूझकर खुद को वेंडी इसलिए बता रही है ताकि युआन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तब युआन खुद शाओ से पूछता है क्या तुम सच में वेंडी हो, जिस पर शाओ बिना झिझक के कह देती है कि हाँ मैं ही वेंडी हूँ। तब युआन उसकी आंखें देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे 6 साल पहले वाली लड़की की आंखें याद आ जाती हैं। तब शाओ अपनी बात साबित करने के लिए चीफ ट्रांसलेटर सर्टिफिकेट दिखाती है, लेकिन फई फिर भी मानने से इनकार कर देती है और सर्टिफिकेट को नकली बताने लगती है, जिस पर सिक्योरिटी फई को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद शाओ युआन से कहती है कि चलो आज ही डिवोर्स ले लेते हैं, अब मुझे वेंडी वाली पहचान वापस मिल चुकी है, मैं फिर से अपना करियर शुरू करना चाहती हूँ, वैसे भी फई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। युआन कहता है कि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है, 6 साल पहले मैंने एक लड़की को गलत पहचान लिया था और उसी गलत फहमी की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शुरुआत में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अच्छाई, मजबूती और मेहनत मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगी। शाओ कहती है तो 6 साल पहले वाली जिस औरत की तुम बात कर रहे थे उसका क्या होगा। युआन कहता है कि मैं जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसकी एक बेटी है, जब भी वो माँ बेटी मिल जाएंगी तो मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन तभी हॉस्पिटल से शाम को फोन आता है कि स्वीटी की हालत अचानक बिगड़ गई है। ये सुनते ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, उसके लिए सही डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर युआन बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी RH नेगेटिव है और वो तुरंत टेस्ट करवाने के तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है जिससे पता चलता है कि युआन का बोन मेरो स्वीटी के साथ 99% मैच करता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा मैच है और तुरंत सर्जरी की जा सकती है। तब युआन बिना एक पल सोचे सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। इसके बाद युआन को लगता है कि शाओ की बेटी स्वीटी और उसके बीच कोई गहरा रिश्ता है। स्वीटी 5 साल की है और उसका ब्लड ग्रुप भी उससे मैच करता है। इतने सारे सबूत देखकर युआन को यकीन हो जाता है कि 6 साल पहले वाली वो औरत कोई और नहीं बल्कि शाओ ही थी। अब उसे बस इस बात का पक्का सबूत चाहिए था। कुछ देर बाद सेक्रेटरी रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही था, DNA टेस्ट में स्वीटी और आपका DNA 99% मैच हुआ है, इसका मतलब वो आपकी बेटी है और 6 साल पहले उस रात वाली लड़की भी शाओ हुई थी। ये सुनकर युआन शाओ के बेड के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तब सेक्रेटरी उसका हौसला बढ़ाता है और उसे अंदर भेज देता है। शाओ से देखकर कहती है कि तुमको अभी बेड से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन युआन उसे DNA रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि 6 साल पहले उस रात जो तुम्हारे साथ आदमी था वो मैं ही था, तुम चाहे तो मुझे डांट सकती हो या गुस्सा कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तब शाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि उस रात वाले आदमी तुम ही निकले, मैं उस रात के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करती बल्कि हम दोनों के लिए अच्छी बात है। ये सुनकर युआन चैन की सांस लेता है। फिर से इंटरनेशनल समिट में शिफ्ट हो जाता है। एक रिपोर्टर युआन से कहती है कि आपने मिस वेंडी को ही चीफ ट्रांसलेटर क्यों चुना। युआन कहता है क्योंकि वेंडी सिर्फ मेरी पर्सनल ट्रांसलेटर ही नहीं है बल्कि वो मेरी वाइफ भी है। तभी स्वीटी उसे रिंग लाकर देती है। युआन कहता है कि शाओ से उसकी शादी फैमिली एग्रीमेंट की वजह से हुई थी, लेकिन वो कभी उसे दिल से प्रपोज नहीं कर पाया। आखिर में वो शाओ के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।